क्या पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर क्लाइमेट एक्शन का नारा देना सही भी है? क्योंकि एथेनॉल बनाने का पूरा प्रोसेस ही कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, यानी पॉल्यूशन फैलाता है। सोचिए, गन्ना, धान या मक्का उगाना, उनकी खेती में पानी और खाद डालना, फिर फसल काटना, ट्रैक्टर ट्रॉली से ढोकर मिलों तक ले जाना और उसके बाद गुड़ मोलेसिस से एथेनॉल निकालना। आपको क्या लगता है इसमें पॉल्यूशन नहीं होता? ये सब काम अपने आप में पॉल्यूशन और खर्च पैदा करते हैं। कहा जा रहा है कि ये एनवायरनमेंट बचाएगा, लेकिन असलियत में कार्बन कम होगा भी या नहीं, आज यही क्लियर करेंगे। India has set its 20% ethanol blending target in petrol. You have the power to make a difference from the moment you wake up. We all have to reduce carbon emissions from our lives. 10 ways that you can reduce your carbon footprint. Your carbon footprint. Your carbon footprint. तो शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से। गन्ना, धान या मक्का जैसी फसलें बहुत पानी पीने वाली फसलें हैं। जब लाखों हेक्टेयर जमीन पर इन्हीं को उगाने के लिए जोर डाला जाएगा तो हमारी पहले से ज्यादा प्यास पानी के संसाधनों पर और ज्यादा बोझ डालेंगी। और सच ये है कि इन फसलों को उगाने में खुद डीजल, खाद, बिजली जैसे फॉसिल फ्यूल्स लगते हैं। यानी ग्रीन एनर्जी का नाम देकर भी हम कहीं ना कहीं फिर उसी पुराने पेट्रोल डीजल के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। अब लोग ब्राजील का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वहाँ पानी की कमी नहीं है। आबादी हमारी 1/6 है और जमीन हमसे 3 गुना। तो उनकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है। मतलब साफ है, भारत की हालत और जरूरतें अलग हैं। और यहाँ पेट्रोल में एथेनॉल घोलकर इसको पर्यावरण या एनवायरनमेंट का इलाज कहना सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने जैसा है। E20 ईंधन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से नमी खींच लेता है। आप सोचिए, हमारे देश में तो वैसे ही ज्यादातर जगहों पर साल भर नमी रहती है, कहीं मानसून कहीं उमस। ऐसे में जब ये ईंधन नमी सोख लेगा तो सीधा असर आपकी गाड़ी के फ्यूल सिस्टम और इंजन पर पड़ेगा। पेट्रोल के मुकाबले ये ज्यादा कोरोसिव है, यानी जंग लगाने वाला, यानी धीरे धीरे इंजन और फ्यूल सिस्टम के हिस्सों को खा जाएगा। नतीजा, आपको बार बार रिपेयर्स और मेंटेनेंस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब आती है असली चोट। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी ऊर्जा देने की कैपेसिटी होती है 44 मेगा जूल, जबकि एथेनॉल की होती है सिर्फ 30 मेगा जूल्स। मतलब साफ है, आपको कम ताकत वाली चीज के लिए वही दाम चुकाने पड़ रहे हैं। E20 मिलने के बावजूद दाम घटे भी नहीं है। यानी बात सीधी है, हम सोच रहे हैं कि हम इको फ्रेंडली और चीप अल्टरनेटिव ले रहे हैं, पर असलियत में हमें कम माइलेज, ज्यादा मरम्मत और उतना ही खर्चा मिल रहा है, और पॉल्यूशन भी उतना या कहें और ज्यादा हो रहा है। आसान भाषा में कहें तो E20 गाड़ी को धीरे धीरे बीमार करेगा और आपकी जेब भी खाली करेगा। एक और सबूत दिखाता हूँ। गन्ने से एथेनॉल बनाने पर EROI यानी एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा अलग अलग कंडीशंस में लगभग 3.5 से 5.5 तक मिलता है। यानी ऊर्जा, एनर्जी जो हम लगाते हैं उसके मुकाबले 3.5 से 5.5 गुना ऊर्जा मिलती है। यहाँ असली अतिरिक्त ऊर्जा सूरज से आती है, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए उसे पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है, जो इनपुट एनर्जी यानी मशीनें चलाने, मिल चलाने, प्रोसेस करने में लगती है, वो ज्यादातर कोयले और तेल से आती है, और इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी केवल 35 से 40% ही होती है। नतीजा ये निकलता है कि कुल मिलाकर असली एनर्जी गेन घटकर सिर्फ लगभग 2 रह जाता है। यानी जितनी प्राइमरी एनर्जी डाली जाती है उसकी सिर्फ 2 गुना ही निकल पाएगी। अब अगर ये एथेनॉल कार के इंजन में जलाया जाए तो इंजन की अधिकतम दक्षता कैपेसिटी 35 से 45% होगी। मतलब पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद असल में हमें कोई नेट एनर्जी गेन नहीं मिलेगी। अब जरा धान की बात करते हैं, राइस पैडी। यहाँ कंडीशन और भी खराब है। रिसर्च के अनुसार धान से एथेनॉल का EROI सिर्फ 1 से 1.5 के बीच है। इसका मतलब अगर आपको 100 मेगाजूल ऊर्जा चाहिए तो आपको लगभग 79 से 90 मेगाजूल तक निवेश करना पड़ेगा। ऊपर से ट्रांसपोर्ट, पानी पंप करने और दूसरी लॉजिस्टिक हानियां जोड़ लीजिए तो लगभग 0 फायदा ही बचता है। आसान भाषा में कहें तो गन्ने से एथेनॉल बनाना पहली नजर में फायदे का सौदा लगता है, लेकिन पूरी एनर्जी साइकिल को देखेंगे तो गाड़ी चलाते समय हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती। और धान से एथेनॉल बनाना तो जैसे 90 रुपए खर्च करके 100 रुपए कमाने जैसा सौदा है। यानी मेहनत ज्यादा, लाभ नाम मात्र का। तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं? शायद गडकरी साहब के बेटे ज्यादा बेहतर समझते होंगे। धन्यवाद।